हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, समय कम बचा हुआ है, प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट का दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न अगर पसंद आए तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न देखिएगा, आपको खुद लग जाएगा कि हाँ, ऐसे प्रश्न जो है आने की संभावना सबसे ज़्यादा एग्जाम में है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन आने हैं। तो कहा गया कि प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन एज जो है यहाँ पे, गोल्डन एरा, वो किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे वो कौन सा शासक हो जाएगा? गुप्त, ठीक है। जो गुप्त साम्राज्य है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। जो तालीकोटा का युद्ध है वो कब हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1565 में, ठीक है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था, ठीक है। प्लासी का जब युद्ध होता है तो वह डेट कौन सी होती है? 1757 होती है, ठीक है। इसके बाद एक युद्ध होता है बक्सर का, वह डेट कौन सी होती है? 1764 होती है। अब यहाँ पे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में प्लासी का युद्ध होता है, तो वहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का करेक्ट, यानी कि आलमगीर द्वितीय उस समय मुगल सम्राट हुआ करते थे, आलमगीर द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं एलोरा स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। एलोरा स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रकूटों के द्वारा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये देखिए काफ़ी हाई लेवल है, तो भैया एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख लीजिए आप हिस्ट्री के प्रश्नों को, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा, बेसिकली हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं ऋग्वैदिक 10 राजाओं का, ये तो भैया बहुत आसान से हैं ना, ये तो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध जो दसराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह किस नदी पर लड़ा गया? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुनी नदी, ठीक है। जो परशुनी नदी है इस नदी पर 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो कहा गया, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब 5 क्वेश्चन आने हैं आपके राष्ट्रीय आंदोलन से। कहते हैं कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या होगा? तो 6 का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से देखिए। तो होगा क्या यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो सबसे पहले उन्होंने सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में उन्होंने अपने व्यापार केंद्र को स्थापित किया था। सबसे पहले सूरत में करते हैं, याद रखेंगे, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, इस तरीके से उन्होंने अपने क्रम को रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया, इसको प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है। जो अंतरिम बजट है 1947 वाला, वह प्रस्तुत करने वाले जो वित्त मंत्री हैं वो कौन थे? 7 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आर के सन्मुख शेट्टी, ठीक है। आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा 1947 में अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया गया और ये उस समय के वित्त मंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो कहते हैं नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। कंसीडर द फादर ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है। तो याद रखेंगे 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी वाला, यानी कि कॉर्नवालिस को यहाँ पर नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आप जानते हैं ये स्थायी बंदोबस्त के भी जनक कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो कहते हैं 1946 की बात है, कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का कारण क्या था, ठीक है। 1946 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोलकाता बेसिकली हमेशा ये सांप्रदायिक दंगों का विषय रहा, क्योंकि देखिए हिंदू मुसलमान हाथ से नहीं बहुत दिनों से हो रहा है। तो सांप्रदायिक दंगों का कारण जो वहाँ पर सबसे मुख्य था वो कौन था? तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो होगा क्या, बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में सांप्रदायिक दंगों का यहाँ पे उत्पन्न होना एक मुख्य रीजन हुआ करता था। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ठीक है। महाधिकार पत्र, ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि वुड डिस्पेज 1854 का जो महाधिकार पत्र है उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे, जब भूगोल के
5 क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कहा गया कि भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पे एकदम करेक्ट है। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये जो बंदरगाह है कोच्चि, ये कहाँ पर है, सभी को पता है केरला में तो है, लेकिन अगर यहाँ पे तट पूछ लिया जाए तब आप क्या जवाब देंगे, याद रखेंगे ये हो जाएगा कौन सा, मालाबार तट। ठीक है, मालाबार और कोरोमंडल में आई थिंक आप कंफ्यूज होते होंगे, तो कोरो में का आ रहा है तो इसका मतलब ये केरल में नहीं है, तो ये मतलब रिलेट करना है जहाँ जैसे याद कर लीजिए, तो ये केरल में नहीं है। और मालाबार तट है जो याद रखेंगे वो कहाँ पे है, केरल की तरफ है, जैसे भारत का ये वाला एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो कोच्चि बंदरगाह भी आपके मालाबार तट पर ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो पाक स्टेट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये तो आप सभी को जानते होंगे। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य में ये पाक जल संधि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, पाक स्टेट जो है ये मत समझिए कि पाक से पाकिस्तान होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, श्रीलंका और भारत के बीच में है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग जो है वो जोड़ता है, कहाँ होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे बेसिकली 1 जो है ये जोड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखने की बात है किसको जोड़ता है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्या होगा, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, दिल्ली टू अमृतसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन सी जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना, ये किस राज्य में स्थित है। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया कि विलासिता संबंधित वस्तुओं की मांग जो होती है वो कैसी होती है। इकोनॉमिक्स के 5% देखिए, तो विलासिता का मतलब क्या होता है, जो लग्जीरियस आइटम होते हैं ना उनको विलासिता कहा जाता है। अब इसकी जो वस्तुओं की मांग होती है वो होती कैसी है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अत्यधिक लोचदार होती है, मतलब क्या है, हाईली इलास्टिक होती है, जो आपकी लग्जरी गुड्स होते हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है। ठीक है, जो औद्योगिक नीति है बेसिकली यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसको किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान कहा जाता है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आर्थिक कहा जाता है। कैसा, ये फाइनेंशियल है, याद रखें कैसा है, ये फाइनेंशियल है। चलिए इसका राइट आंसर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि भारत में अणुशक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, भारत का जो अणुशक्ति उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पर है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन 18 का राइट आंसर होगा यहाँ पे तारापुर। तारापुर कहाँ पे है, याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। चलिए तारापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको बता दूं, रिवीजन पीडीएफ अगर आपको लेना है तो ले लीजिएगा, बहुत ही शानदार उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मात्र 40 रुपये है, उसमें आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, और करंट अफेयर के तो बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग यहाँ पे 1000 के आसपास क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, तो उससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा, और बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने में कि पीडीएफ इतना क्लीन और यहाँ पे अच्छे से बनाई गई है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कहा गया कि भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, किसका है, तो भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वो हो जाएगा ताप विद्युत का। ठीक है, जो थर्मो इलेक्ट्रिक है ये भारत में सबसे ज़्यादा इसी से यहाँ पे बिजली उगाई मतलब क्या उत्पन्न की जाती है, कितने, थर्मो इलेक्ट्रिक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 20 देखिए तो कहते हैं कि यहाँ पर कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए, उसको कहते हैं यहाँ पे डिमांड पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, मांग पुश स्फीति जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। एक बार इसको फिर से पढ़िए अगर आपको समझ में नहीं आया है। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को मांग पुश स्फीति कहा जाता है। ठीक है, अभी भी नहीं समझे तो एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पर ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा तो आपको झेलाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कहा गया कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। पॉलिटी की तरफ बढ़ चले हैं, 5 क्वेश्चन के लेने वाले हैं। ठीक है, तो कहा गया भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या,
तभी वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है तभी राष्ट्रपति को परामर्श यहाँ पर उच्चतम न्यायालय देता है। ठीक है, याद रखेंगे, मतलब बिना इसकी अनुमति के कोई भी इसको परामर्श नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ठीक, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब मिलकर वहाँ के स्पीकर को चुनते हैं, याद रखें। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो कहते क्या है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसको कौन यहाँ पे तैयार करता है। ठीक है, हु प्रिपेयर द प्रेसिडेंट एड्रेस, इसको एड्रेस कहा जाता है, या जो इसका अभिभाषण होता है। तो देखिए, इसको तैयार करने का जो जिम्मेदारी होती है वो होती है सब किसकी, केंद्रीय मंडल की, यानी कि यूनियन कैबिनेट की। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उनके अभिभाषण को तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो कहा गया पहला कथन कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये तो सभी को पता है कि ये जो वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रस्तावना में पहले ही आप इसको पढ़। तो पॉइंट 2 जो कहा गया ना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म संबंधी विषयों के तटस्थ होता है, ये भी सही बात कही गई है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरे में कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे किसी भी तरीके से सही नहीं है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है, तो पहला, दूसरा और चौथा जो पॉइंट है एकदम करेक्ट है। करेक्ट जो नहीं है वो यहाँ पे तीसरा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 25 में, तो कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना के लिए वैधानिक रूप से समक्ष है। ठीक है, देखिए तो कहते क्या हैं कि कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप के जो समक्ष है वो कौन से हो जाएंगे। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, युद्ध का बात हो या फिर किसी भी यहाँ पर शांति की बात हो, तो देखिए एक जो सर्वोपरि निर्णय होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है हर जगह, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर साइंस के 5 प्रश्नों को देखें, तो कहते हैं -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के उत्पादन नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंध विज्ञान को कहा जाता है। अब देखिए जो -150 डिग्री से कम टेम्परेचर जहाँ पे होता है वहाँ पर अगर यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, उसको कहा क्या जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्रायोजेनिक कहा जाता है। देखिए क्रायोजेनिक इंजन आपने सुने ही होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 27, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किससे मिलेगा, तो सभी को पता है, इसकी खोज करी थी आइंस्टाइन ने। ठीक है, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करी। फिर यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे बी में, तो कहते फ्लोटिंग बॉडी लॉ है जो किसके द्वारा दिया गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। ठीक है, आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर किसी भी लिक्विड में आप कोई भी प्रोडक्ट डाल देते हैं तो वो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पानी इसमें बाहर आता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं कि प्लेनेटरी मोशन लॉ, जो किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया था केपलर के द्वारा। केपलर के द्वारा बताया गया था ना कि जो सूर्य है वो चक्कर लगाता है, ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है आप तो हाइजेनबर्ग जानते हैं, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये इन्होंने दिया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं मानव कपाल जो होते हैं, मानव का खोपड़ा जो होता है उसमें कितनी अस्थियों की संख्या होती है। ठीक है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या जो है वो कितनी होती है ये बताना है। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है ह्यूमन कैरिनम में 8 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, सीड्स कैन बी वेल प्रिजर्व्ड। ठीक है, जैसे बीज होते हैं उसको कैसे ज़्यादा दिन के लिए रखा जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे क्या, इन कोल्ड एंड ड्राइंग कंडीशन। ठीक है, ठंडी होनी चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुष्क अवस्था होनी चाहिए किसी बीज को प्रिजर्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 30 में देखिए, तो कहते हैं मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। ठीक है, मानव निर्मित जो है इसमें सबसे पहला जो कृत्रिम रेशा है वो कौन सा है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयान। ठीक है, रेयान को सबसे पहले मानव के द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसको सबसे पहला मानव निर्मित कहा जाता है, यानी कि जो है मेड बाय मैन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले देखिए हम क्या करते हैं, मैथ को यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। उससे पहले हम आपका करंट अफेयर और आपका जनरल अवेयरनेस करने वाले हैं। 10-10 नंबर का आता है, तो इसका अच्छा खासा वेटेज है, तो देखते रहिएगा वीडियो को। अब तो दोस्तों लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी आगे बढ़ गई, आप लोगों को मज़ा भी आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी देखकर आपको अच्छा लग रहा है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया। ठीक है, कौन सा है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जब सेलिब्रेट किया गया वो कौन सी डेट थी? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगी 51 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 दिसंबर। ठीक है, 10 सितंबर को हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइंस ने किसे अपना CFO नियुक्त किया है। ठीक है, कौन हो जाएंगे यहाँ पे CFO बने स्पाइस जेट के, तो वो व्यक्ति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार। ठीक है, आशीष कुमार को स्पाइस जेट एयरलाइंस का CFO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। तो फिंच को कौन नहीं जानता, जो भी क्रिकेट का शौकीन है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, आरोन फिंच जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। ई अभियोजन की बात करते हैं, यानी कि ई प्रोसिक्यूशन जो है इसके पोर्टल के उपयोग के मामले में जो शीर्ष पर बना हुआ है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो कहते हैं किस राज्य में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हाल ही में अभी किस राज्य में नए 3 जिले बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में अभी 3 राज्य यहाँ पर नए घोषित किए गए, नए बनाए गए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्नाटक सरकार ने पूर्णकोटि दत्तू योजना का बॉन्ड एम्बेसडर किसे बनाया है। ठीक, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया? पूर्णकोटि दत्तू योजना, कर्नाटक सरकार के यहाँ पे बात करें तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हो जाएंगे कौन? किच्चा सुदीप। ठीक है, किच्चा सुदीप आप जानते हैं मक्खी पिक्चर के जो हीरो हैं उन्हीं को यहाँ पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं कि एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, एनजीटी ने, जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए यहाँ पर उसके ऊपर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कौन सा बार लगाया? ये हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल सरकार के उस पर इतना लगाया गया है जुर्माना। अगला क्वेश्चन कहता है कि सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, वायुसेना और यहाँ पर देखिए जो आपकी भारतीय सेना है, इसमें कौन सा गगन स्ट्राइक कहाँ पे जो है अभ्यास किया गया? 58 का राइट आंसर किया जाएगा सी, पंजाब में गगन स्ट्राइक का सैन्य अभ्यास किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले डिफेंस स्टाफ दिग्गज जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। ठीक है, बिपिन रावत जो आते थे पहले CDS जो हुआ करते थे अपने भारत के, तो उनकी ये दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या? अरुणाचल प्रदेश में इनके नाम पर यहाँ पर बनाई गई है, एक सड़क का नाम भी रखा गया, एक सैन्य स्टेशन भी इनके नाम पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए। तो कहते हैं कि हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2022 की बात कर लेंगे तो 60 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन इसके देख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगी वंशिका परमार। ठीक है, वंशिका परमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है क्या? मिस अर्थ इंडिया 2022। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन आपको यहाँ पर सितंबर के भी देखने को मिले, तो हो सकता है पीटी वालों का मूड घूम जाए और आपको बहुत ही लेटेस्ट पूछ ले, जैसे कि पूछते हैं वो लोग। ठीक है, वर्तमान अब जनरल अवेयरनेस के देखें तो वर्तमान में कहते हैं कि G7 में 1975 में फ्रांस और उनके गठन के समय कितने सदस्य थे। ठीक है, फ्रांस और उनके गठन के समय, फ्रांस में उनके गठन के समय कितने सदस्य थे? G7 की बात करें तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे टोटल 6 सदस्य हुआ करते। ठीक, G7 नाम तो है लेकिन यहाँ पे टोटल 6 सदस्य हुआ करते थे, याद रखेंगे। 1975 की बात है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एक कम सम्मान है जिसका नाम है संत कबीर सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का, वह हो जाएगा बुनाई। ठीक है, क्या होगा? बुनाई के क्षेत्र में, आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बुनाई के क्षेत्र में संत कबीर सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का, वो देखिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि LK आडवाणी। ठीक है, LK आडवाणी जो हैं ये आपके करेक्ट आंसर है, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो किन 2 देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो चलिए इसका भी राइट आंसर यहाँ पे देखें तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर
ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रकार की उपज है। ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी वह किस प्रदेश की उपज है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा ओडिसी तो आप समझिए नाम से एकदम क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म पुस्तक जो क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, स्लम डॉग मिलेनियर एक मूवी भी बनी थी जिसको ऑस्कर से सम्मानित किया गया। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकास स्वरूप के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित एक पुस्तक है, इसी पे मूवी बनी थी। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष के रहस्यमयी तत्व डार्क मैटर का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह से 1400 मीटर नीचे बर्फीली चट्टानों में विशाल छिद्र कर वेधशाला बनाई जा रही, यह वेधशाला है कैसी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, न्यूट्रिनो ऑर्बिटरी। ठीक है, न्यूट्रिनो ऑर्बिटरी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं इसमें आपको सम्मिलित करना है, तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे लिस्ट 1 दे रखी है, आपको लिस्ट 2 दे रखी है, तो कुछ व्यक्ति दे रखे हैं और उनको यहाँ पे उनका प्रोफेशन बताना है। तो पंडित दुर्गालाल जो है वो किससे संबंधित हैं। ठीक है, जो पंडित दुर्गालाल है वो किससे संबंधित है, तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए वो है यहाँ पर डांस से संबंधित है। अब लाल गुड़ी जयराम है वो किससे संबंधित है, वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन है। बाल मुरली कृष्णा है वो किससे हैं, वो वोकल म्यूजिशियन है। और अमृता शेरगिल जो है वो ड्राइंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, तो कहते हैं ना बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो बास्केटबॉल होता है इसमें प्रत्येक पक्ष में यानी कि ईच साइड कितने बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा दी 5-6 ठो। तो कहते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का हो जाएगा 1972। ठीक है, 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हिंदी ग्रामर के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो कहा गया कि अनाज का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। ठीक है, जो अनाज है इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, यानी कि एक तो शस्य और गल्ला और यहाँ पे धान। ठीक, ये सब क्या है, ये अनाज हैं, आप सभी लोग इसको जानते होंगे, चिरपरिचित हैं इसमें। तो कहा गया कि वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है और बाद में पछताती है, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, एक नायिका है जो नायक से झगड़कर अलग हो गई, उसके बाद वो पछता रही है, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कलहारिता। ठीक है, कलहारिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिवाचक भाववाचक जातिवाचक संज्ञाओं का जो सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक भाववाचक जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दैनिक जागरण धुलाई तूफान क्या होगा, दैनिक जागरण धुलाई तूफान। ठीक है, दैनिक क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए ये आपका व्यक्तिवाचक है। ठीक है, धुलाई जो है ये आपकी भाववाचक है, तूफान जो है जातिवाचक है, दैनिक जागरण जो है ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो कहा गया कि अधिकार सुख कितना मादक कितना सारहीन है, इस उक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अधिकार सुख जो है कितना मादक कितना सारहीन है, इस यह उक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो 39 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसको लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो कहते हैं कि जो पद्मावत है नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की लेखक का नाम क्या है। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि जायसी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये पद्मावत जो है ये जायसी के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगले प्रश्नों की तरफ चल लेते हैं। तो इसमें कहा गया 41 से 43 के बीच में इंग्लिश के आपको जो अभी को पता है कि पैसेज आने हैं इसमें, तो पैसेज आपको देख रहा होगा एक यहाँ पे, तो इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। एक छोटा सा पैसेज है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये पैसेज ख़त्म होता है, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहा गया कि जो माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी डिस्कवर। ठीक है, जो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने क्या खोज करी, क्या डिस्कवर किया इन्होंने, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो साइंस का भी क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके द्वारा डिस्कवर करी गई,
माइकल फैराडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि अनदर वर्ड ऑफ एडवेंट, ठीक है, एडवेंट का जो दूसरा अर्थ है वो क्या होता है, ठीक है, दूसरा वर्ड है जो क्या होगा, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका अराइवल, ठीक है। एडवेंट का मतलब हो जाता है आना, अराइवल का भी मतलब होता है आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द जनरेटर वाज आल्सो नोन एज द डैश, ठीक है, जनरेटर जो है वो किस तरीके से किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखेंगे डायनामो, ठीक है। जनरेटर जो है ये आल्सो नोन एज डायनेमो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि ट्राई टू फाइंड नाउन इन द गिवन सेंटेंस, इसमें आपको नाउन फाइंड करना है। तो आई हैड टू कॉल आउट आवर लोकल मैकेनिक, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मैकेनिक। मैकेनिक जो है आप सभी जानते हैं ये आपका नाउन हो जाता है। किसी पर्सन को हम मैकेनिक करते हैं तो पर्सन, प्लेस, किसी चीज़ का नाम, वस्तु का नाम, ठीक है, इन्हीं सबको तो हम नाउन कहते हैं। तो मैकेनिक इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, ठीक है, कहते हैं कि उनको दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी का वॉइस चेंज करना है। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 का करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 46 में कहा गया कि यदि शेषन का कद अम्मू से लंबा है लेकिन राजू से छोटा है और अम्मू और नितिन की लंबाई बराबर है परंतु अम्मू की किशोर से लंबी है तो नितिन डैश है, ठीक है। यदि शेषन का कद अम्मू से लंबा है, ठीक है, हमने यहाँ पे शेषन लिख लिया। शेषन जो है वो क्या है, अम्मू से लंबा है, अम्मू को हमने ए कर दिया। फिर कहते हैं लेकिन राजू से छोटा है, ठीक है, ये क्या है, ये राजू से छोटा है, यानी कि राजू जो है वो शेषन से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर बनना है। फिर कहते हैं अम्मू और नितिन की लंबाई बराबर है, ठीक है, अम्मू इक्वल टू नितिन, ठीक है, अम्मू इक्वल टू नितिन, परंतु अम्मू किशोर से लंबी है, ठीक है, अम्मू जो है वो किशोर से लंबी है, ठीक है। तो ये अम्मू हो गई, ये यहाँ पे देखिए ये लंबी हो जाएगी क्योंकि अन्नू और यहाँ पे एन और ए बराबर हैं, तो यहाँ पे हम अम्मू जो है वो किशोर से लंबी है तो के यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये इससे लंबी होगी। देखिएगा तो दोनों बराबर हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन बड़ा कौन छोटा। जो नितिन है वो क्या होगा, ठीक है, तो देखिएगा तो नितिन जो है वो क्या होगा, तो हमारा पास यहाँ पे ये इक्वेशन है। तो नितिन क्या होगा, ऑप्शन में देखिएगा तो सेशन के बराबर लंबा है, ठीक है, नहीं ये गलत है, अम्मू से छोटा है, ठीक है, अम्मू से छोटा है, अम्मू के बराबर है। राजू से लंबा है, ठीक है, राजू से लंबा नहीं है। सेशन से छोटा है, ठीक है, तो हमारा देखिए डी वाला जो ऑप्शन है वो बनना है कि नहीं, सेशन से छोटा है क्योंकि सेशन जो है ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यदि किसी निश्चित भाषा में चारकोल को कूट भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, चारकोल को इस तरीके से लिखा जाता है तो मोराल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको यहाँ पे रॉक के लिखना है, ठीक है, ROCH। तो सिंपल सी करनी क्या है, देखिएगा जो कोडिंग यहाँ पर है ना वही आपको यूज करनी। आर जो है, आर का यूज किससे किया गया है, तो देखिएगा आर का यूज जो है यहाँ पर देखिए 6 से किया गया, इसमें भी आप 6 देख सकते हैं। तो 6 हमारा कहाँ हो गया, 6 आ गया। अब ओ की बात कर लेते हैं, ये पहला 6 हो गया। अब ओ किससे कोड किया गया, 9 से किया गया है तो 6 9 आ गया। देखिए 3 ऑप्शन अभी भी मिलने हैं, 6 9 हो गया। फिर कहते हैं यहाँ पे सी का कोड किससे किया गया है दोस्तों, सी का 4 से किया गया, 6 9 4 हो गया। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपको मिल गया। तो याद रखेंगे इस तरीके से आपको करने होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ कि आपको ए से जेड तक वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होता है। ए और जेड तक यहाँ पर वर्णमाला है तो जी और यू के एकदम बीच में कौन सा है, तो वर्णमाला आप लिख लीजिए या फिर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी है। तो इसके बीचों बीच में कौन आता है, तो याद रखिए एन है जो सबसे बीच में आता है, ठीक है, एन क्या है, ये सबसे बीच में आता है। आप इसको लिख के देख लीजिए ABCD, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, तो बहुत ही आसान है, बच्चों वाला है, इसको तो बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो के है जे का भाई है, एम है के की बहन है, पी एन का भाई है, एन जे के पुत्री है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तो पी का चाचा कौन हुआ, ये यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, पहले से शुरुआत कर लेते हैं। हम यहाँ पे फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो के जेड जे का भाई है, ठीक है, क्या था, के जो है ये क्या है, कहते हैं ना कि जे का भाई है, ठीक है, के जो है जे का भाई तो के जो है प्लस में आएगा। फिर कहते हैं एम के की बहन है, ठीक है, ठीक है, मान लेंगे तो एम जो है वो क्या है, वो के की बहन है, बिल्कुल बात है। फिर पी एन, देखिए जो एक जनरेशन के होंगे एक सीध में रहेंगे, तो अभी हमने एक ही जनरेशन ले, तो पी एन का भाई है, ठीक है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो कहते हैं एन जो है जे की पुत्री है, ठीक है, एन जो है वो जे की पुत्री है, तो जे की यहाँ पे पुत्री, एन ये निगेटिव हो जाएगी क्योंकि निगेटिव मतलब फीमेल है, तो ए फीमेल है। आप कहते हैं पी एन का भाई है, ठीक है, जो पी है ना वो क्या है, वो यहाँ पे एन का भाई है। देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पे बना है कि नहीं बना है फिगर,
बिल्कुल सेम बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है। अब पी का चाचा कौन है, अब पी का जो चाचा है वो कौन होगा, तो देखिएगा पी का चाचा कौन होगा तो आप लोग जानेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए तो पी का चाचा कौन होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है। के जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, के ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि लुप्त अक्षरों की एक संख्या एक समान नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला में उपयुक्त नियम का पालन किया गया है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मिसिंग लेटर इज नॉट द सेम इन विच द फॉलोइंग सीरीज एबो रूल इज नॉट फॉलो, ठीक है। तो कहते हैं एक यहाँ पे है जिसमें एक डिफरेंट है सबसे, ठीक है, बाकी जो हैं यहाँ 3 मैच करते हैं, एक सबसे डिफरेंट है, तो इसमें आपको ढूंढना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट दिया हुआ है, जस्ट इसका अपोजिट दिया हुआ है। तो 50 में यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एम का एन होता है इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, डी का जी होता है, जे का एम होता है, ठीक है, पी का एस होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैथ के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 31 में कहा गया है ना कि एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य 20% वृद्धि करने पे मूल्य में शुद्ध परिवर्तन जो है वो कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए वो वस्तु थी 100 रुपये की, ठीक है, मान लीजिए वो वस्तु कितने की, 100 रुपये की थी। अब यहाँ पर इसमें 25% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 75 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब ये कहा गया कि इसमें 20% की फिर से वृद्धि कर दी गई, ठीक है। अब 75 की जो वस्तु हो गई तो इसमें हमें 120% की फिर से बढ़ोतरी कर देंगे, यानी कि 20% बढ़ोतरी फिर से कर देंगे तो हमारे में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक जीरो कट जाएगी, कट जाएगा, तो 5 से 15 से 75 ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो 2 छंग 12 ये कट जाएगा, तो 15 छक्का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90। और पहले कितना था, पहले था 100 हमारा, तो इसमें टोटल कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये 10 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कितना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि टोटल 10% की कमी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 32 है तो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ आपको मान निकालना है। तो मान हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा तो मान कैसे निकालते हैं, 1/2 यहाँ पर दिया हुआ, 1/2 1/2, तो क्या करना है, इसका एलसीएम आप देख ही रहे हैं, इनका एलसीएम आपको 2 मिल ही रहा है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो जाएगा, 32 का, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ऊपर का तो जुड़ेगा ही ना, ऊपर का जुड़ेगा, बिल्कुल सही। नीचे का एलसीएम बराबर है तो नीचे 2 रहेगा, ऊपर के का जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही, 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।